हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम निशांत डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको पता है बेटा कि आज 10th क्लास एसएसटी का पेपर हुआ था बोर्ड का, और उस बोर्ड के पेपर में हमारे निशांत क्लासेस के टेस्ट सीरीज के जो पेपर हुए थे इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप इनके क्वेश्चन की मार्किंग देखें तो लगभग 85% क्वेश्चन हमारे पेपर से ही बोर्ड में आए हैं। ठीक है, जो आपकी परसेंटेज को बढ़ाने में सहायता करेंगे। मेरे पास इस सीरीज के हमारे निशांत के पेपर भी है और बोर्ड का पेपर भी है जो आज हम हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आज पेपर हुआ है एसएसटी का। ठीक है बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ निर्देश हैं विद्यार्थियों के लिए। परीक्षार्थी अपने रोल नंबर लिखें, सही प्रश्न करना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में लिखें। ये निर्देश होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारा खंड सेक्शन आ गया। हमारा खंड बोलते हैं हम इसको। इसमें बहुविकल्पिक प्रश्न आएंगे। ये लिखा हुआ हमारे पास बहुविकल्पिक प्रश्न, ऑप्शन वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है बेटा, इसमें पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन है यंग इटली नामक भूमिगत संगठन की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली नामक भूमिगत संगठन की स्थापना जूसेप्पे मैस्सिनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जूसेप्पे मैस्सिनी। इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, निम्न में से कहां पर 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी तेजी से फैल गई थी? तो हमें पता है रीडर पेस्ट, मवेशी प्लेग भी बोलते हैं हिंदी में इसको। मवेशी प्लेग नामक बीमारी अफ्रीकी महाद्वीप में फैल गई थी। कहां पे फैल गई थी? अफ्रीकी महाद्वीप में फैल गई थी। तीसरा क्वेश्चन, औद्योगिकरण का एक प्रमुख सकारात्मक प्रभाव बताना है हमारे को, नकारात्मक नहीं। बेरोजगारी नकारात्मक है, गरीबी नकारात्मक है, प्रदूषण भी नकारात्मक है। तो हमारे को आंसर क्या देना है? सकारात्मक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द उत्पादन में वृद्धि। ठीक है ना। निम्न में से कौन पेरियार के नाम से जाने जाते हैं? निम्न में से किसे पेरियार के नाम से जाना जाता है? तो ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। पेरियार के नाम से किनको जानते हो बेटा? ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से जाना जाता है। अगला, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बोल दो, या हिंदी में हम बोल सकते हैं इसको देशी प्रेस एक्ट। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको हम? देशी प्रेस एक्ट। यह आयरिश प्रेस एक्ट की तर्ज पर लागू किया गया था। कब किया गया था? 1878 में। कब किया गया बेटा? 1878 में। अगला, बांगर क्या है? खादर और बांगर जलोढ़ मृदा के दो प्रकार होते हैं। जलोढ़ मृदा के दो प्रकार होते हैं, एक होती है खादर मृदा, एक होती है बांगर मृदा। बांगर मृदा पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं। अब देखो, पुरानी जलोढ़ मृदा आंसर है। बांगर का आंसर क्या हो जाएगा? पुरानी जलोढ़ मृदा को हम क्या बोलते हैं? बांगर मृदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, खड़ीन, जोहड़, टाका। इसी से हमें पता लग रहा है टाका क्या है? राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की स्थानीय संरचना है। ठीक है ना। वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए राजस्थान में खड़ीन, जोहड़ और टाके का निर्माण किया जाता है।
अगला देखो बेटा, चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम कौन से उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है? तो सीमेंट उद्योग में इन तीनों का कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम का उपयोग कच्चे माल के रूप में किसमें होता है? सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अगला, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार में कौन से राजमार्ग आते हैं? अगर शॉर्ट में बोलूं मैं इसको, CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो CPWD कौन सी सड़कें बनाती है? राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करती है। कौन सी सड़कें बनाती है बेटा? राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राष्ट्रीय राजमार्ग। राजमार्ग का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। जिला मार्ग का निर्माण जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। महामार्ग NHAI के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। निम्न में से एक शक्ति के ऊर्ध्वाधर वितरण का उदाहरण है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है बेटा ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? ऊपर से लंबवत, ऊपर से नीचे की ओर। तो और क्षैतिज में तो आगे उदाहरण, अगर क्षैतिज होता तो इसमें तीनों आ जाते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। लेकिन पूछा क्या है? ऊर्ध्वाधर वितरण का उदाहरण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सामुदायिक सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या सामुदायिक सरकार। तो ऊर्ध्वाधर का वितरण का आंसर क्या हो जाएगा? सामुदायिक सरकार। अगला देखो बेटा, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना जब भारत आजाद हुआ था उसके 1 साल बाद। तो भारत 1947 में आजाद हुआ था, ठीक है। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बनेगा? 1948 में, ठीक है ना। मैंने आपको बताया भारत के आजाद होने के 1 साल बाद। तो भारत कब हुआ था आजाद? 1947 में। और श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में, ठीक है ना। इधर देखो बेटा, अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? नारीवादी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नारीवादी। जो स्त्री और पुरुषों में बराबरी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, काशीराम ने निम्न में से किस दल का गठन किया? तो बहुजन समाजवादी पार्टी का गठन काशीराम जी के द्वारा किया गया था 1984 में, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला देखो, भारतीय जनता पार्टी ने निम्न में से किसका नेतृत्व किया? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का, ठीक है ना। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा एक गैर नवीकरण, गैर हो गया जुड़ गया, ध्यान रखना, गैर नवीकरण संसाधन है? तो ऐसे संसाधन जिनका उपयोग पुनः या बार बार किया जा सकता है। गैर में तो नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और तो ऐसा संसाधन कौन सा होगा बेटा? जल। तो नवीकरण गैर नहीं जुड़ गया गैर में, तो नवीकरण हो जाएगा। तो नवीकरण का आंसर क्या हो जाएगा? जल संसाधन जिसका उपयोग पुनः या बार बार किया जा सकता है। अगला देखो, भारत में साख का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में साख का मतलब होता है ऋण। भारत में साख का सबसे बड़ा स्रोत है तो साहूकार, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकार से व्यक्ति अधिक ऋण लेते हैं। तो सबसे बड़ा स्रोत क्या हो गया? साहूकार।
अब अगला क्वेश्चन है, यह व्यापार अवरोधक है। व्यापार अवरोधक का मतलब होता है बेटा आयात पर कर, ठीक है ना। आयात पर यदि टैक्स लगाया जाता है तो व्यापार को रोका जाता है, ठीक है ना। तो अवरोध उत्पन्न हो गया, तो व्यापार अवरोधक का आंसर क्या हो जाएगा, आयात पर कर। अगला देखो, एक मार्ग किस वस्तु पर लगाया जाता है। अब हमारे को ये पता होना चाहिए बेटा कि एक मार्ग किन वस्तुओं पर लगाया जाता है। तो इधर देखो, पहले हम इसको छोड़ें, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बिजली के उपकरण पर कौन सा चिन्ह लगता है, ISI। स्वर्ण पर कौन सा चिन्ह लगता है, हॉलमार्क। स्वर्ण पर, सोने चांदी पे कौन सा चिन्ह लगता है, हॉलमार्क, ठीक है। ये सभी दोनों नहीं होंगे, तो अब आंसर क्या बच गया हमारा, कृषि उत्पाद पर। तो एक मार्क का चिन्ह किस पे लगाया जाता है, कृषि उत्पाद पर। अब हमारा ये दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नेपोलियन के द्वारा बनाई गई थी, इसलिए इसको नेपोलियन संहिता भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, रेगर मृदा, रेगर काली मृदा का नाम है। रेगर मृदा किसे बोलते हैं, काली मृदा को। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग क्या है, रक्षित वन है। बेल्जियम की राजधानी का नाम ब्रुसेल्स क्या है बेटा, ब्रुसेल्स। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित किया है, ठीक है ना। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को क्या किया है, उत्प्रेरित किया है। ये हमारे रिक्त स्थान 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेटा, ठीक है ना। ये तीसरा क्वेश्चन देखो, अति लघुतात्मक प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। या तो एक शब्द में आंसर होगा या ज्यादा से ज्यादा हमें एक पंक्ति में, एक लाइन में आंसर लिखना है। पहला, वीटो से आप क्या समझते हैं। वीटो एक अधिकार होता है जो किसी भी कानून या किसी भी तरह की एक योजना को रोकने का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है ना। यह किसी भी योजना को लागू होने से रोकने का एक अधिकार है, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, वीटो, ठीक है। जैसे कोई कानून संसद में, लोकसभा राज्यसभा में पास होता है तो राष्ट्रपति उसको वीटो कर सकता है, रोक सकता है, वो उसका अधिकार है, ठीक है ना। दूसरा, मुद्रण संस्कृति से गरीब जनता को क्या लाभ पहुंचा। मुद्रण संस्कृति के कारण अब गरीब व्यक्ति भी पुस्तकों को खरीद करके पढ़ सकते थे, ठीक है ना। ये लाभ हुआ है। मुद्रण संस्कृति से गरीब जनता को क्या लाभ पहुंचा, मुद्रण संस्कृति के कारण अब गरीब व्यक्ति भी पुस्तकों को खरीदकर आसानी से पढ़ सकते थे और उनका शिक्षा का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, मुद्रण की पहली तकनीक किन देशों में विकसित हुई। किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, कोरिया और जापान। कोई से भी 2 देशों के नाम भी लिख दिए हमने, ठीक है ना। सतत विकास क्या है।
सतत विकास का मतलब होता है बेटा ऐसा विकास जिसके माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी भी संसाधनों का उपयोग करे और हम भी आगे बढ़ सके, पर्यावरण को भी नुकसान न हो, ठीक है ना। ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को भी नुकसान न हो और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उन संसाधनों का उपयोग कर सके, सतत विकास कहलाता है, ठीक है ना। लगातार विकास बोल सकते हैं हम। अगला, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय समुदाय की भूमिकाओं को संक्षेप में समझाइए। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय समुदाय की भूमिका प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए बेटा हमने पढ़ा था कि सरिस्का वन क्षेत्र में खनन कार्य का विरोध किया तो उन्होंने सफलता प्राप्त करी थी, नहीं करी थी। भैरवदेव डाको वन सेंचुरी घोषित करी, नहीं करी। 5 गांव के व्यक्तियों ने मिलकर के 1200 हेक्टेयर भूमि को, तो स्थानीय व्यक्ति अगर वन संसाधन में संरक्षण देंगे तो उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। और स्थानीय व्यक्तियों के प्रबंधन से ही हम वन और वन्य जातियों को बचा सकते हैं। अगला, लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? तो लोहा इस्पात उद्योग को बेटा आधारभूत उद्योग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अन्य उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आधारभूत उद्योग। अन्य उद्योग कच्चे माल के लिए इस पर निर्भर होते हैं। अगला देखो, श्रीलंका में अधिकांश आबादी 2 जातीय समूह में बटी हुई है। इन समूह के नाम लिखिए। पहला है सिंहली और दूसरा तमिल, ठीक है। सिंहली और तमिल में बटी हुई है। सांप्रदायिकता के सबसे बुरे स्वरूप का एक उदाहरण दीजिए। सांप्रदायिकता एक धर्म को नीचा बता करके दूसरे धर्म को बड़ा बताती है। सांप्रदायिकता क्या करती है बेटा? इसमें एक धर्म को नीचा बताया जाता है और दूसरे धर्म को उससे बड़ा और ऊंचा बताया जाता है, ठीक है ना। अगला, राजनीति में गठबंधन या मोर्चे से क्या अभिप्राय है? राजनीति में जब राजनीतिक दल सरकार बनाने और चलाने के लिए अनेक दल एक साथ संगठित होकर के चुनाव लड़ते हैं तो उसको बोलते हैं गठबंधन या मोर्चा, ठीक है ना। अगला देखो, सिक्कों के चलन से पहले किन चीजों का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था? वस्तु विनिमय, वस्तुओं का, ठीक है ना। सिक्कों के चलन से पहले वस्तुओं का मुद्रा के रूप में उपयोग होता था। व्यक्ति वस्तु ही देता था और वस्तु ही खरीदता था, अर्थात एक व्यक्ति वस्तु बेचता था और दूसरा व्यक्ति वस्तु खरीदता था, तो हम उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर क्यों बेच सकते हैं? पहला कारण, क्योंकि अमेरिकी सरकार वहां के किसानों को अत्यधिक मात्रा में सब्सिडी प्रदान करती है। दूसरा कारण, उन्नत तकनीक के कारण, उन्नत बीजों का उपयोग, उन्नत तकनीक का उपयोग के कारण उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन, 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन के उदय के 2 कारण लिखिए। 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन के उदय के 2 कारण, तो बेटा पहला कारण था मिलावट करना, खाद्य पदार्थों में, खाद्य तेलों में मिलावट करना, ठीक है। दूसरा कारण था काला बाजारी, तीसरा कारण था मुनाफाखोरी, ठीक
ठीक है, 2 कारण पूछे थे, हमने कितने लिख दिए, 3 लिख दिए। चौथा भी खाद्य पदार्थों में कमी, ठीक है ना, खाद्य पदार्थों में कमी, 2 कारण लिखने थे कोई से भी, ठीक है बेटा। अब हमारा खंड ब, हमारा अगला खंड कौन सा आ रहा है, खंड ब। क्वेश्चन देखो, 19वीं सदी में कलाकारों ने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। कथन का परीक्षण कीजिए। बेटा हमने देखा था 19वीं सदी में राष्ट्रवादियों के द्वारा देश को नारी रूपक के रूप में प्रस्तुत किया था या नहीं किया था? किया था ना। जर्मनी में जर्मेनिया, फ्रांस में मारियन, भारत में भारत माता, अर्थात वह एक देश को एक नारी के रूप में प्रस्तुत किया करते थे। ठीक है, क्यों? ताकि व्यक्तियों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया जा सके। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन देखो, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल धुरी शक्तियों के नाम की सूची, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल धुरी शक्तियों के नाम की को सूचीबद्ध कीजिए। अब इसमें हमारे को लिखना है धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मित्र राष्ट्र में कौन थे। अमेरिका मित्र राष्ट्र में था, ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में था, फ्रांस मित्र राष्ट्र में था या नहीं था? तो धुरी राष्ट्र में कौन थे? जर्मनी था या नहीं था बेटा? इटली था या नहीं था? ठीक है ना। तो इसमें हमारे कौन कौन से भाग आ जाएंगे? जर्मनी आ जाएगा, इटली आ जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें, जापान आ जाएगा, हंगरी आ जाएगा, ठीक है ना। जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी, रोमानिया, ठीक है ना, स्लोवालिया, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल धुरी शक्तियों के नाम क्या है? जर्मनी है, इटली है, जापान है, हंगरी है, रोमानिया है, स्लोवालिया है। ये सब कौन थे? धुरी राष्ट्र के शब्द थे, ठीक है ना। और मित्र राष्ट्र में मैंने आपको बताया बेटा, अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था और सोवियत संघ था, ठीक है ना। तो मित्र राष्ट्र में तो अमेरिका था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, सोवियत संघ था। जबकि धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी, रोमानिया, स्लोवानिया, ठीक है ना, ये सब थे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, भारत में सिंचित भूमि, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सिंचित भूमि क्षेत्र में बढ़ने से उत्पन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो भारत में सिंचित भूमि क्षेत्र के बढ़ने से उत्पन्न समस्याएं क्या क्या होगी? अगर सिंचित भूमि बढ़ेगी तो जल भराव की समस्या होगी या नहीं होगी? पहला। दूसरा, खारेपन की समस्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तीसरा, लवणीयता की समस्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? चौथा, भूमि निम्नीकरण होगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे कारण होंगे, ठीक है। अगला, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। देखो क्वेश्चन, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। कथन के संदर्भ में ऊर्जा संसाधन का संरक्षण की विवेचना कीजिए। तो ऊर्जा की बचत ही क्या है? ऊर्जा उत्पादन है। अगर बेटा हम ऊर्जा संसाधनों की बचत करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम ऊर्जा संसाधनों को बचा के रखेंगे या नहीं रखेंगे? अगर हम बेटा जिस गति से वर्तमान में कोयले का उपयोग कर रहे हैं, पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस का उपयोग कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये समाप्त होगी या नहीं होगी? ठीक है। इसी प्रकार अगर हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ये हम रिसाइकल हो रही, रोज बन रही है, लेकिन आपने देखा होगा हम घर पे हमारे को काम नहीं होता तो हम लाइट पंखे बंद करना चाहिए। क्यों? बचत होगी तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखेंगे, इससे हमारे देश का भी क्या होगा? विकास होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे को ऊर्जा की बचत करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इन ऊर्जा संसाधनों का उपयोग कर सके। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, आपके अनुसार
आपके अनुसार राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है, बिल्कुल। अपने मत के पक्ष में किसी एक रूप की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है, ठीक है। कैसे बेटा? जब भी राजनीति में टिकट दिया जाता है तो जाति को प्राथमिकता दी जाती, नहीं दी जाती, ठीक है। एक जाति के जिस समुदाय के व्यक्ति, जिस जाति के व्यक्ति ज्यादा होते हैं उन्हीं को वहां पे मतदान या चुनाव के समय टिकट दिया जाता है, ताकि उनको जीतने की संभावना क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। होती नहीं होती? तो जाति अनेक रूप ले रही है, नहीं ले रही है, ठीक है, ठीक है ना बेटा। तो इसमें अब हम बात करें तो अब एक जाति जो है बेटा वह अपने साथ छोटी जातियों को भी शामिल कर रही है या नहीं कर रही है, ताकि उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार राजनीति में जाति क्या कर रही है? अनेक रूप धारण कर रही है। अगला क्वेश्चन, आपके मतानुसार विपक्षी दल की लोकतंत्र में क्या भूमिका होना चाहिए? तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि आपके अनुसार विरोधी दल की लोकतंत्र में क्या भूमिका होनी चाहिए। तो विपक्षी दल का काम क्या है बेटा? सरकार की गलत नीतियों को रोकना, सरकार का विरोध करना, जनमत को सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध संग्रहित करना, आने वाले चुनाव में स्वयं वापस से जनमत प्राप्त करना। ये किसका काम है? विरोधी दल का काम है या नहीं है? ठीक है ना। तो इन सब के आधार पर क्या करेगा विरोधी दल? वापस से सरकार बनाने में अपना योगदान देगा, जनमत को अपने पक्ष में करेगा, ठीक है, आंदोलन करेगा, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेगा, ठीक है ना। तो ये सब काम कौन करता है? विरोधी दल। अगला देखो बेटा, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो यूएनडीपी के द्वारा बेटा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य के आधार पर, ठीक है ना, मानव विकास की रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है ना। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का स्तर और जीवन प्रत्याशा, ठीक है ना बेटा। तो प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का स्तर और जीवन प्रत्याशा, इन तीनों के आधार पर देश में मानव विकास की रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, ठीक है ना। अब आय की बात करें तो अगर किसी देश की आय अधिक है, प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो वहां का मानव विकास भी अधिक होगा। शिक्षा की बात करें, अगर कोई देश शिक्षित है या वहां पे शिक्षा का स्तर ऊंचा है, प्राथमिक कक्षाओं में, उच्च कक्षाओं में, तो वहां का मानव विकास भी क्या होगा? अधिक होगा। हमने एक उदाहरण इसमें पढ़ा था बेटा, पंजाब, हरियाणा और केरल का, ठीक है ना। पंजाब में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा थी, परंतु केरल में क्या थी ज्यादा? स्वास्थ्य और शिक्षा। अर्थात जब तक केवल एक आधार पर ही किसी देश का निर्धारण नहीं किया जा सकता, या केवल आय के आधार पर ही मानव विकास का निर्धारण नहीं किया जा सकता, हो सकता है वहां की जनसंख्या कम हो, ठीक है। तो इसलिए प्रति व्यक्ति आय के लिए या हम बात करें मानव विकास के लिए यूएनडीपी आय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा, स्वतंत्रता, बाकी बहुत सारी चीजें, उन सबको हम जोड़ करके इसका निर्धारण करते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से आय, शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है ना। तो आय में प्रति व्यक्ति आय आ जाता है, शिक्षा में शिक्षा का स्तर आ जाता है, और स्वास्थ्य में जीवन प्रत्याशा आ जाता है। ऐसे 4 उपाय की सूची बनाई जिनसे कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो सके, ठीक है ना। अब बेटा ऐसे 4 उपाय बताने हमारे को जिससे कृषि क्षेत्र में क्या हो सकते हैं? अत्यधिक रोजगार का निर्माण हो सकता है। पहले की बात करूं मैं तो कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की जाना चाहिए। पहला क्या बेटा? कृषि आधारित उद्योगों की क्या की जानी चाहिए? स्थापना की जानी चाहिए। दूसरा, व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र का
संस्थागत विकास किया जाना चाहिए। ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्र का संस्थागत क्या किया जाना चाहिए, विकास किया जाना चाहिए। चौथा, किसानों के लिए भंडारण, शीत भंडार गृह, विपणन केंद्र आदि का विकास किया जाना चाहिए। ठीक है ना, 4 उपाय पूछे थे, हमने चारों उपाय पर चर्चा कर ली है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सकल घरेलू उत्पादन की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि बेटा मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पादन में शामिल नहीं होता, क्योंकि सकल घरेलू उत्पादन में सभी क्षेत्रकों से योग हो जाता है। ठीक है ना, उसका अंतिम मूल्य होता है, उसको जोड़ा करके बनाया जाता है सकल घरेलू उत्पादन। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अगर इसमें जोड़ा जाएगा तो उसकी लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, वो अपने बिस्किट को 5 रुपए में बेचती है। कितने रुपए में बेचती है, 5 रुपए में। तो उसमें मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल कर लिया गया है, कर लिया ना। अब वो ऐसा थोड़ी ना होगा, बिस्किट बनाने वाली जो कंपनी वो आटे का मूल्य अलग जोड़ेगी, चीनी का मूल्य अलग जोड़ेगी, ठीक है ना, ईंधन का मूल्य अलग जोड़ेगी। तो वो क्या करती है, इन सबको मूल्य जोड़ करके वो अपनी लागत मूल्य में जोड़ देती है, और लागत मूल्य से इसलिए मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य को सकल घरेलू उत्पादन में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य ऑलरेडी उस वस्तु में शामिल हो जाता है, लागत मूल्य में शामिल हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जब बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है, जब बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है तो इससे स्थानीय कंपनियों को होने वाले लाभ बताइए। तो बेटा बहुत सीधा लाभ है। पहला, एक तो नई नई तकनीकें उपलब्ध हो जाती है, स्थानीय कंपनियों को नई नई तकनीकें उपलब्ध हो जाती है। दूसरा, स्थानीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी को कच्चे माल का निर्यात करके या बेच करके अधिक मुनाफा कमा सकती है। तीसरा, स्थानीय कंपनी अपने उत्पादन को बढ़ा सकती है। ठीक है ना, तो जब बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है तो उनको इन सब चीजों का लाभ होगा या नहीं होगा। एक तो उसको तकनीक मिल गई है, नई नई तकनीक उपलब्ध हो गई है। दूसरा, वस्तुएं सस्ती मिल रही है। तीसरा, अपना उत्पादन लागत बढ़ा रही है, लाभ कमा रही है। ठीक है ना। चौथा, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है बेटा वो पैसा निवेश करती है तो स्थानीय कंपनी की लागत और भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कच्चा माल वो दे रहा है। ठीक है ना, तो इन सब कारण से वो स्थानीय कंपनी संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, खंड स। खंड स, ठीक है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा 100 शब्द। मशीन उद्योग के युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत की स्थिति का परीक्षण कीजिए। तो बेटा मशीन युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत का दबदबा था। भारतीय कपड़े का क्या था, दबदबा था। क्यों था, क्योंकि भारत में अच्छी किस्म की कपास उगाई जाती थी, भारत में अच्छी किस्म का कपड़ा बनता था। ठीक है ना, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत में बनने वाले कपड़े का क्या था, दबदबा था। जब भी यूरोपीय कंट्री के देश, खाड़ी कंट्री के देश भारत में व्यापारी या विदेशी व्यापारी आया करते थे तो वो उधर से सोना चांदी जैसी बहुमूल्य वस्तुएं लाया करते थे, और इधर से वह बारीक महीन कपड़ों के थान को ऊंटों की थान पीठ पर लाद करके अपने देश में ले जाकर के बेचा करते थे। परंतु मशीन उद्योग आने के लिए क्या हुआ बेटा कि मशीन उद्योग के आने, मशीनों के आविष्कार के बाद में कपड़ा उद्योग क्या हो गया, नष्ट होता चला गया। तो हमारे को ये नहीं पढ़ना है, हमारे को ये लिखना है मशीन उद्योग के युग से पहले की बात करनी है। किसकी बात करनी है, मशीन युग के पहले की। तो अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत का क्या था, दबदबा था। भारतीय कपड़े की मांग पूरे विश्व में थी। भारत का कपड़ा महीन होता था, अच्छी किस्म का होता था, क्योंकि भारत में अच्छी किस्म की कपास का उत्पादन होता था, धागों का निर्माण होता था और अच्छे किस्म के कपड़े बनाए जाते थे। इसलिए पूरे विश्व में भारत के कपड़ा व्यापार का दबदबा था। अगला देखो बेटा,
भारत में प्रारंभिक उद्योगपतियों ने पूंजी, तकनीक, श्रमिकों के प्रबंधन को किस प्रकार विकसित किया। तो भारत के प्रारंभिक उद्यमी जो थे बेटा, वो पूंजी, व्यापार में पूंजी लगाया करते थे। क्या करते थे? व्यापार में पूंजी लगाते थे। विदेशों के व्यापार में पूंजी लगाते थे और वहां से उनके साथ क्या होता था? तकनीक का आदान प्रदान हुआ करता था। ठीक है ना। तो भारत के प्रारंभिक उद्योगपति अपने पास से क्या करते थे? पूंजी लगाया करते थे। व्यापार गतिविधियों में क्या करते थे? पूंजी निवेश करते थे। पूंजी निवेश के कारण व्यापारिक गतिविधियां होती थी, उनसे वो मशीनें, विदेशों से व्यापार होने के कारण वहां से तकनीक आया करती थी। ठीक है ना। और अपने पास से वो श्रमिकों को क्या किया करते थे? पैसा दिया करते थे। दूर दूर तक उनके पास पैसे पहुंचाने की व्यवस्था थी, दूर दूर तक उनके पास श्रमिकों को पहुंचाने की व्यवस्था थी। इसके उदाहरण हमारे 16वीं शताब्दी में मिल सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, भारतीय कृषि में हुए प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार का वर्णन कीजिए। तो भारतीय कृषि में हुए प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, भारत में जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, खेतों की चकबंदी कर दी गई, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई, फसल बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ किया गया, किसानों के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई गई, किसानों के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया गया, किसानों को शिक्षित करने के लिए रेडियो और दूरदर्शन पर कृषि और पशु संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया। ठीक है ना। तो ये सब योजनाएं किसमें की गई? प्रारंभिक संस्थागत सुधारों के अंतर्गत की गई। ठीक है ना। अगला देखो बेटा, झूमिंग कृषि पर्यावरण के प्रतिकूल क्यों है? क्योंकि बेटा झूमिंग कृषि पर्यावरण के प्रतिकूल इसलिए है क्योंकि इसमें अत्याधुनिक तकनीक, रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है, रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें प्राकृतिक उर्वरकता पर ही निर्भर रहा जाता है, इसमें प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता है, इसमें जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। इसलिए ये कृषि क्या है? पर्यावरण के अनुकूल है, इसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। झूमिंग कृषि पर्यावरण के प्रतिकूल है। क्वेश्चन प्रतिकूल है बेटा, तो प्रतिकूल क्यों है? अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। ठीक है, प्रतिकूल क्यों है? तो झूमिंग कृषि पर्यावरण के प्रतिकूल इसलिए है क्योंकि इसमें वनस्पति को काटा जाता है, खेतों को साफ किया जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए लोकतंत्र में आर्थिक समृद्धि और विकास की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। लोकतंत्र में आर्थिक समृद्धि और विकास दोनों का स्तर निम्न होता है। ठीक है ना, क्योंकि लोकतंत्र में आर्थिक समानता नहीं पाई जाती और विकास भी सभी का नहीं होता। लोकतंत्र में अमीर व्यक्ति और अमीर होते जाते हैं, गरीब व्यक्ति और गरीब होते जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए लोकतंत्र में आर्थिक समृद्धि और विकास की स्थिति हमारे को नकारात्मक देखने को मिलती है। इसमें सभी का विकास नहीं होता, इसमें सभी का आर्थिक विकास नहीं होगा, आर्थिक समृद्धि नहीं होगी। जबकि तानाशाही देशों में हमारे को क्या देखने को मिलती है? आर्थिक समृद्धि अधिक देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बेटा? आर्थिक समृद्धि अधिक देखने को मिलती है। कौन सी? शासन व्यवस्था में, तानाशाही शासन व्यवस्था में। ठीक है ना, क्योंकि लोकतंत्र बहुत कुछ अपनी विशेषताओं के बावजूद भी भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को समाप्त करने में असफल रहा है। ठीक है ना। अगला देखो, लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा और आजादी में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा और आजादी में वृद्धि होती है। इस कथन का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था है बेटा जिसमें व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, स्वतंत्रता दी जाती है, उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है। लोकतंत्र में व्यक्ति को चुनाव लड़ने, मत देने,
राजनीतिक पार्टियों का प्रचार प्रसार करने आदि की क्या होती है, समानता होती है। ठीक है ना, इसलिए लोकतंत्र में नागरिक गरिमा और आजादी में वृद्धि होती है। इसमें व्यक्तियों को बोलने की आजादी होती है, अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार करने की आजादी होती है, इसमें किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती है। ठीक है, सरकारी समिति की कार्य प्रणालियों को समझाइए। ठीक है, तो बेटा सरकारी समिति की कार्य प्रणाली की अगर हम बात करें तो यह हमारे मॉडल पेपर में इसका आंसर है। किसमें आंसर इसका, मॉडल पेपर में भी आंसर दिया गया है। सरकारी समिति की कार्यविधि क्या है, सरकारी समितियों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक मात्रा में गरीब व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया जा सके, उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो सके, वह अपने स्वरोजगार का विकास कर सके। ठीक है ना, तो ये सब इसमें आएंगे सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली में। सरकारी समितियों की कार्य प्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक नजर रखती नहीं रखती है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक इनकी ब्याज दर, ब्याज ऋण देने की राशि सब पर नजर रखती है। ठीक है, अगला है चेक क्या है बैंक प्रणाली में, चेक के महत्व को समझाइए। तो बेटा चेक एक ऐसा कागज है जिस पर लिखे हुए व्यक्ति को, जिस पर लिखे हुए नाम के व्यक्ति को बैंक द्वारा भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं चेक। बैंक प्रणाली में चेक के महत्व को समझाइए। बैंक प्रणाली में बेटा चेक के महत्व की बात करें तो जिस व्यक्ति के लिए चेक दिया जाता है बैंक उसको मुद्रा प्रदान करती है या नहीं करती। ठीक है, चेक के माध्यम से पैसों का हस्तांतरण होता है या नहीं होता है, चेक के माध्यम से हम मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसों का हस्तांतरण कर सकते हैं, चेक के माध्यम से हम पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना, प्रतिभूतियां जमा कर सकते हैं, बीमे की किस्त जमा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका महत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड, हमारे मेजर पेपर के 4 तारीख वाले पेपर में आप देख सकते हो। ठीक है ना, इसका विस्तार से 4/2 को हुआ था, इसका विस्तार से आप आंसर इसमें देख सकते हो कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रही को अहिंसा के बल पे क्यों बताया। क्योंकि आपको पता है बेटा, महात्मा गांधी कहते थे कि सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के प्रति आग्रह होना। ठीक है, अगर आपका उद्देश्य सत्य है, अगर आप अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं तो आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आप विस्तार से आंसर हम 4 तारीख के पेपर में देख सकते हैं। और इसी के बाद में गांधी जी के नेतृत्व में हुए प्रमुख आंदोलन की विवेचना कीजिए। तो गांधी जी के नेतृत्व में प्रमुख आंदोलन की विवेचना को हम, इसका विवरण हम 18/1/2026 का जो हमारा टेस्ट का पेपर हुआ था, जो वीडियो डले हुए हैं उसमें आप देख सकते हो। तो महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन से आंदोलन किए गए थे उन सब के बारे में आ जाएगा इसमें। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना, रोलेट टैक्स, सबके बारे में आएगा इसमें। ठीक है ना, जिसमें सत्याग्रह आंदोलन, इन सब के बारे में इसमें विवरण हमने उसमें दिया है। अगला देखो, भारत में केंद्र और राज्य सरकार में शक्ति के बंटवारे की विवेचना कीजिए। तो बेटा ये आंसर भी आप 28 तारीख के पेपर में देख सकते हो, 28/12/2025 के पेपर में। तो भारत और केंद्र सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन हमने, फिर भी मैं आपको एक डायरेक्ट पॉइंट बता देता हूं। केंद्र संघ, पहला केंद्रीय सूची या संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। ठीक है ना, इस तरह से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसका विवरण हमने 28 तारीख के पेपर में पूरा बता रखा है। ठीक है ना, संघीय शासन व्यवस्था तथा एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर, संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर को भी हम 28/12/2025 की वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है ना, संघीय शासन व्यवस्था तथा संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है बेटा कि इसमें केंद्र सरकार क्या होता है, प्रमुख होता है, सारी शक्तियां किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास में। ठीक है ना, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों में शक्तियों का विभाजन होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार के पास ही संपूर्ण शक्तियां होती है। ठीक है ना, तो ये अंतर हम उसमें पढ़ सकते हैं। मैंने आपको 28 तारीख के पेपर में इसको हल कर रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में लोहा स्क्र की खाने अब और स्वर्णिम चतुर्थ महामार्ग केंद्रों सद को अंकित कीजिए। तो गोवा झारखंड में है, बल्लारी कर्नाटक में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं बेटा तो सबसे पहले गोवा झारखंड में है यहां पर। ठीक है ना, फिर गोवा के बाद में क्या था इसमें, गोवा के बाद में बल्लारी की बात करें तो बल्लारी कर्नाटक में यहां पर है, यहां पर। ठीक है ना, मुंबई की बात करें तो मुंबई यहां पर है, चेन्नई यहां पर है। ठीक है ना, ये चेन्नई है, ये बल्लारी है, ये मुंबई है और ये यहां पर गोवा है। ठीक है ना, तो ये तो है ये है ब, ये है स और ये है द। ठीक है, ये तो पहले वाला मैप है। अब हम बात करें दूसरे मैप में आपको दिया है सिंगरेनी। तो सिंगरेनी यहां पर है, ये है सिंगरेनी के बाद है रानीगंज यहां पर है, ये है ब। दिल्ली ऊपर रह गया, कलकत्ता यहां पर है, ये डी सद। ठीक है, और इसके बाद में दिल्ली की बात करें तो दिल्ली यहां पर है, ये दिल्ली। ठीक है, ये हमारा बोर्ड का पेपर था जो मैंने आपके सामने हल किया बेटा अभी। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आप हमारी आने वाले जो आपके जो बोर्ड के पेपर हैं वो भी हमारी टेस्ट सीरीज से आप उनको पढ़िए। हमारी टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री कर रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अपने परसेंटेज को बढ़ा सकें। हमारे कोचिंग के डायरेक्टर सर का मुख्य उद्देश्य है कि हम बच्चों तक शिक्षा का दीपक जलाएं, हम बच्चों तक शिक्षा का ज्ञान पहुंचाएं। इसलिए हमारी टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री की गई है। ठीक है ना, इनके सॉल्यूशन आपको फ्री मिल रहे हैं ताकि आप अपनी प्रतिशत में अंकों के परसेंट में वृद्धि कर सकें। ठीक है, और हमारी टेस्ट सीरीज के पेपर में से बोर्ड में बहुत अधिक मात्रा में पेपर मिल रहे हैं, मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं। और आने वाले समय के पेपर भी आपको बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे। आगे आने वाला पेपर हिंदी का है, हमारे तोमर जी सर का पेपर आएगा, विज्ञान का है, हमारे नितिन जी सर का पेपर आएगा, गणित का है, हमारे नामाजी सर का पेपर आएगा, हमारे संस्कृत है, हमारे संस्कृत मंगल जी सर का पेपर आएगा। इसी प्रकार 12th की बात करें तो हमारे मनीष जी सर बायो में पढ़ाएंगे, उनका पेपर आपको बहुत अच्छे से मिलेगा 12th में। मैथ में पंकज भैया का पेपर आपको बहुत अच्छा पेपर मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार केमिस्ट्री में हमारे तरुण भैया का पेपर आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। हिंदी में आपको तोमर जी सर का बहुत अच्छा पेपर मिलेगा। इसीलिए हम आपसे आशा करते हैं कि आप अपने बड़े भाई छोटे भाई सबको निशान टेस्ट सीरीज के जो पेपर है वो हल कराएं और उनको निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म से, अगर वो कोटा नहीं आ सकते तो निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म से उनको जोड़ें ताकि वो अपने घर पर रह करके अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। और जो बच्चे कोटा आकर के पढ़ रहे हैं वह हमारी ऑफलाइन क्लासों को ज्वाइन करें ताकि वो अपनी अंकों के प्रतिशत में वृद्धि कर सके। ठीक है, इसी के साथ हम आपसे दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।